इन्फ्लेशन के बारे में। तो बेसिक मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन का, वो समझते हैं। इंक्रीज ऑफ प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर तुरंत तुरंत प्राइस बढ़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोला जाता, इसके बीच में एक सिग्निफिकेंट गैप होना चाहिए, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन में होता क्या है, जो मनी का परचेसिंग पावर है वो कम हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान के चलो आज 50 रुपए में आपको जो चीज मिल रहा है, कल आपको वो अगर 54 रुपीज में मिल रहा है, तो मतलब 50 रुपए में आप वो सेम सामान नहीं खरीद पा रहे हैं जो आप 54 रुपीज में आज खरीद रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मनी का परचेसिंग पावर कम हो गया है। तो मॉडरेट इन्फ्लेशन के फायदे भी होते हैं, और अगर इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का 2008 में इकोनॉमी क्रैश हो गया था। वहां का इन्फ्लेशन अराउंड 80 मिलियन के आसपास हो गया था। इसका क्या मतलब है, जो सामान आपको आज 1 रुपए में मिल रहा है उसको 80 मिलियन टाइम्स कर दीजिए, तो मतलब एक सामान 80 मिलियन रुपीज का हो गया था। तो इससे पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो गया था, वहां का करेंसी का वैल्यू सब खत्म हो गया था। तो वहां के लोग उस टाइम साउथ अफ्रीका की करेंसी और यूएस डॉलर यूज करते थे ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। पहला टाइप है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि बहुत ही स्मॉल और सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्राइस बढ़ रहे हैं। मान के चलो आज कोई सामान 50 रुपए का है, तो वो एक साल बाद 51 रुपीज का है। अब इस टाइप का इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्यों अच्छा होता है वो देखते हैं। इससे स्पेंडिंग बढ़ती है। ये जो 1 रुपए बढ़ा है, मान के चलिए ये इंडिया की पॉपुलेशन स्पेंड करे तो ये 1 रुपए मिल मिल के कितने ज्यादा हो जाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। फिर उसके बाद इसका दूसरा फायदा होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिजनेस को 1 1 रुपए से फर्क पड़ता है, तो ये जो 1 रुपए बढ़ रहा है, तो बिजनेस इसमें इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, गुड्स की मात्रा बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग खरीदना चाह रहे हैं 1 रुपए ज्यादा देकर भी। तो इससे बिजनेस को फायदा है और इससे पैसे इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट का भी फायदा है। अब दूसरा पर्सनल लेवल पे क्या फायदा होता है इससे। पर्सनल लेवल पे क्या फायदा, जैसे आपने किसी से उधार ले रखा है, तो आप जैसे जानते हैं कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाता है इन्फ्लेशन में। तो इसका मतलब है आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी वापस नहीं करना पड़ रहा है। एक मनी फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है मान के चलिए, तो उतना ही पैसा वापस करना पड़ा है जितना आप लिए थे। लेकिन आज इन्फ्लेशन अगर 2% है, तो आपको अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से वापस करना होता तो आपको 2% ज्यादा लौटाना होता। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आपको जो जितना आप मान के चलिए 10,000 रुपए लिए हैं लोन, 10,000 ही वापस करना है। ये फायदा होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन का। अब इसके बाद जो टाइप होता है उसका नाम है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि ये ज्यादा नहीं, 3 से 10% प्राइस अगर बढ़ रही है तो इसको ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो ये 1 2 साल में पता नहीं कब चलता है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर इसका इन्फ्लेशन रहता है तो प्राइस बढ़ते रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि 5% इन्फ्लेशन है, तो आज जो सामान आपको 50 रुपए का मिल रहा है, कल वो आपको 52.25 का मिलेगा। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद ये आपको 55 रुपीज का मिलेगा, 3 साल बाद आपको 57 रुपीज का मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे करके ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप आता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है अगर 10 से 20% प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसको रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका टाइप होता है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, 20 से 100%। ये मतलब बहुत ही खराब टाइप का इन्फ्लेशन है कॉमन मैन के लिए। ठीक है, और जो जिम्बाब्वे का एग्जांपल का बात कर रहे थे हम ऊपर, उसको बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो 1000% से ज्यादा हो जाता है। आप समझ सकते हैं 1%, 1 रुपए के लिए आपको 1 रुपए का सामान जो आपको आज मिल रहा है वो आपको कल को 1000 रुपए में मिलने लग जाए, तो वो कितना बड़ा इन्फ्लेशन है। तो आप एक इमेजिन करके देखिए 1 रुपए का सामान 80 बिलियन रुपीज के हिसाब से क्या होता है। तो ये हो गया टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। आप समझते हैं इन्फ्लेशन होता कैसे है। तो बेसिक इसमें दो टाइप के होते हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि अगर डिमांड बढ़ जाए गुड्स और सर्विसेज की एक इकोनॉमी के अंदर, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई आदमी एक कोई सब्जी मान के चलते हैं, टमाटर लेने के लिए आज 40 रुपए में है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाए और आदमी पैसा देने को भी राजी हो जाए, तो उसी 1 किलो टमाटर का दाम जो 50 रुपए है, अगर आज 60 रुपए भी कर देंगे तो कोई लेने में हिचकिचाएगा नहीं। तो ये जो 10 रुपए हुआ ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण होता है। ठीक है, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, मान के चलिए कि कोई सामान जैसे गुड्स और सर्विस का डिमांड तो नहीं बढ़ा, लेकिन मान के चलिए गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो सामान यूज होता है उसके प्राइसेस में इंक्रीज आ गया। तो जैसे मान के चलिए कोई मशीन चलाने के लिए अगर
ऑयल इंपोर्ट होता है, तो ऑयल का प्राइस अगर कल को बढ़ गया तो ये पूरे गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ेगा, जो कि रिटेलर आपको एक ज्यादा प्राइस में देगा। इसी का मतलब होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम देख सकते हैं कि अगर गुड्स और सर्विस ज्यादा है, इसका क्या मतलब हो रहा है? मार्केट में पैसा ज्यादा है। ठीक है, मार्केट में पैसा ज्यादा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, वेजेस बढ़ सकते हैं, लेंडिंग इजी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए पिछले वीडियोस में मनी चैप्टर में बोला गया था कि अगर लेंडिंग इजी है तो मतलब इन्फ्लेशन को लीड करती है। तो गवर्नमेंट को अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो लेंडिंग कंट्रोल करना है, तो लोन देना इजी नहीं होगा फिर तब। अब बात करते हैं, टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे। चलते हैं, मान के चलो आलू का जो डिमांड वो ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा आलू का। ठीक है, कॉस्ट बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? पैसा ज्यादा है तो सब नहीं खरीद पाएंगे, इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगा। तो इससे मार्केट एक तरीके से इक्विलिब्रियम में आ गया अपने। अगर इसका उल्टा केस ले लेंगे, अगर हम डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? कॉस्ट कम हो जाएगा, तो इसका मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। वो क्या बोलते थे कि मार्केट फोर्सेस जो है वो डिमांड और सप्लाई इक्वल कर देंगी, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसको बोला जाता है लेज़ी फेयर, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन मेजर कैसे किया जाता है। बेसिकली इन्फ्लेशन मेजर करने का पहला तरीका है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसका क्या मतलब होता है? प्राइस चेंज बाय प्रोड्यूसर। इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए आज के टाइम पे जो रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू आज के प्राइस पे, करंट प्राइस पे, उसको टोटल रेवेन्यू बेस प्राइस पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मतलब आज जो सामान जितने रुपए का बिक रहा है, मान के चलो एक बिस्किट का पैकेट आज 25 रुपए का बिक रहा है, अब बेस ईयर पे कितने का बिक रहा था वो, मान के चलो वो तो 20 रुपए का मिल रहा है, तो इसका जो रेशियो होता है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। इससे इन्फ्लेशन पता करने का एक तरीका है। दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें जैसे हम रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किए मार्केट प्राइस पे, तो इसमें होलसेल प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और इसको ये इंडेक्स इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स कौन देता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, अराउंड एंड अराउंड 650 गुड्स जो होते हैं उनका एवरेज प्राइस निकाला जाता है आज के टाइम पे, डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस एक बेस ईयर पे। तो बेसिकली इंडिया में बेस ईयर 2012 लिया जाता है। तो ये जो एवरेज है इसको बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये सब 650 गुड्स हैं, इसमें प्राइमरी चीजें तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ये, प्राइमरी, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 650 गुड्स को इनके कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और हर कैटेगरी का अलग अलग से सम निकाल के ऐसे करके इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, अब मेन आते हैं मेन इंडेक्स पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, एक बास्केट ऑफ गुड होता है। अब बास्केट ऑफ गुड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे कि जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे चावल हो गया, वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये सब जो रोज डेली लाइफ में कॉमन आदमी यूज करता है, उसका एक बास्केट कर क्रिएट किया जाता है। अब ये जो बास्केट आज के टाइम पे जो कॉस्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय ये जो बास्केट बेस ईयर पे जो कॉस्ट करेगा, उसको जो रेशियो है उसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें इसको इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अब बेसिकली बात ये है कि रोज के हिसाब से ये बास्केट चेंज होता है, तो इसको रेगुलरली रिवाइज किया जाता है और ये पर मंथ रिलीज होता है, मंथली बेसिस पे सीपीआई रिलीज होता है। तो आप देख सकते हैं इसके रिपोर्ट्स आपको हर मंथ मिल जाएंगे इस एमओएसपीआई की वेबसाइट पे।
अब जो एमओएसपीआई होता है इसके 4 कैटेगरीज होते हैं। अब कैटेगरीज क्यों? जैसे हमारा कंजप्शन अलग है, रूरल रूरल इंसान का कंजप्शन अलग है, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं इनका कंजप्शन अलग है, तो उनके हिसाब से बनाया जाता है इंडेक्स। तो पहला इंडेक्स होता है सीपीआई अर्बन। मतलब इसमें आप समझ सकते हैं अर्बन गुड्स के हिसाब से इसका बास्केट तैयार किया जाता है। दूसरा होता है सीपीआई रूरल, ये रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से इसका बास्केट डिजाइन किया जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है सीपीआई कंबाइंड। कंबाइंड का क्या मतलब है? रूरल और अर्बन का जो एवरेज होता है वो सीपीआई कंबाइंड में यूज होता है, और इसको नॉर्मलाइज किया जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। ठीक है। अब जो चौथा कैटेगरी है उसके अंदर 3-4 सीपीआई आते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स, और फिर है सीपीआई रूरल लेबर्स। अब एक ट्रिक क्वेश्चन इसमें ये है कि ये जो 3 इंडेक्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देती है, इसको एमओएसपीआई नहीं जनरेट करती है, ये याद रखो। तो ये बेसिकली होते हैं इन्फ्लेशन पता करने के मेजर्स। अब एक टॉपिक आता है इसमें, जीडीपी डिफ्लेक्टर। इसका क्या मतलब होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर, पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ठीक है। तो इसमें क्या लिया जाता है? इसमें लिया जाता है सिर्फ टेरिटरी में जो गुड्स होते हैं। टेरिटरी कौन सा? पॉलिटिकल आर्टिकल 1 के हिसाब से जो टेरिटरी है अपना, उसका लिया जाता है। तो अब नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है? करंट प्राइस पे। और रियल जीडीपी कौन से प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है? बेस प्राइस पे। ठीक है। अब इससे पता क्या चलता है ये देखते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब होता है? प्राइस, सॉरी, हाँ, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और रियल जीडीपी का क्या मतलब होता है? चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है। अब ऊपर क्या फॉर्मूला था? जीडीपी डिफलेक्टर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है? सॉरी, इसका डिफरेंस क्या होगा? पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू और क्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा प्राइस बच रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना प्राइस बढ़ा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो है कल देख लेंगे मेजर मेजर इफेक्ट और टाइप ऑफ रिकवरी जो होता है इन्फ्लेशन में। ठीक। थैंक यू।